रात के 8:30 बजे पैराडाइज सिटी पुलिस हेडक्वार्टर्स में खामोशी फैली थी। अपने ऑफिस में बैठा थर्ड ग्रेड डिटेक्टिव मैक्स जैकोबी दबे स्वर में फ्रेंच भाषा के कुछ शब्दों को दोहरा रहा था। उसकी ख्वाहिश थी कि अपनी ज़िंदगी में कम से कम एक बार तो वो पेरिस जाकर अपनी छुट्टियां बिताए, वहाँ की खूबसूरत दिल फरेब लड़कियों से दोस्ती काटे। और यही वजह थी कि वो फ्रेंच सीखने को इतना बेताब था। उसी कमरे के दूसरे सिरे पर जैकोबी का सीनियर फर्स्ट ग्रेड डिटेक्टिव टॉम लेपिस्की अपने डेस्क पर बैठा क्रॉसवर्ड पजल में उलझा हुआ था। उसे अभी हाल ही में प्रमोशन मिला था और उसके खुद के हिसाब से ये नाकाफ़ी था। उसकी ख्वाहिश थी कि एक दिन वो चीफ ऑफ पुलिस की पोस्ट हासिल करे। तभी अचानक जैकोबी के टेबल पर रखे टेलीफोन की घंटी बजने लगी। जैकोबी, दिस इज़ डिटेक्टिव डेस्क। उसने फुर्ती से रिसीवर उठाकर कहा। ज़रा गौर से सुनना, किसी मर्दानी आवाज़ ने कहा, क्योंकि मैं दोबारा नहीं दोहराऊंगा। पेडलर्स क्रीक की ओर जाने वाली सड़क पर पड़ने वाले झुरमुट में लाश पड़ी है। बात पूरी होते ही कॉल कट गई। जैकोबी ने चौंक कर लेपिस्की की ओर देखा और उसे फ़ोन पर इस खबर की जानकारी दी। उसे लग रहा था कि किसी ने मजाक किया है। कोई हॉक्स कॉल थी, जैकोबी ने कहा, लेकिन लेपिस्की महत्वाकांक्षी था। उसने इस कॉल को फर्जी मानने के बजाय पुलिस कम्युनिकेशन सेंटर में फ़ोन मिला दिया। हैरी, संपर्क स्थापित होने पर लेपिस्की ने कहा, पेडलर्स क्रीक का इलाका आज कौन कवर कर रहा है? स्टीव और जोए, वो दोनों कार नंबर 6 में हैं। दूसरी ओर से हैरी बोला, उनसे कहो कि पेडलर्स क्रीक की ओर जाने वाली सड़क पर पड़ने वाले पहले झुरमुट की जांच करें और ये काम फ़ौरन होना चाहिए। वहाँ से कुछ खास बरामदगी हो सकती है क्या? हाँ, एक लाश बरामद हो सकती है। अभी हमें ऐसा दावा करती एक फ़ोन कॉल आई है। हालांकि हो सकता है किसी ने मजाक किया हो, लेकिन फिर भी एक बार चेक कर लेने में कोई हर्ज नहीं। कहकर लेपिस्की ने फ़ोन का रिसीवर यथास्थान रखा और एक सिगरेट सुलगा कर उठ खड़ा हुआ। तुम रिपोर्ट लिख लो मैक्स, उसने जैकोबी से कहा। आगे चीफ को खबर करने से पहले मैं स्टीव के फ़ोन कॉल का इंतज़ार करूँगा। जैकोबी अपने टाइपराइटर पर रिपोर्ट टाइप करने लगा और लेपिस्की ने इस अंदाज में चहलकदमी करनी आरंभ कर दी मानो कोई शिकारी कुत्ता अपनी जंजीर तोड़ाने के लिए बेताब हो। कोई 20 मिनट बाद स्टीव का फ़ोन आया। हमें वहाँ झुरमुट में एक लड़की की विभत्स लाश बरामद हुई है, जिसे किसी ने बड़ी बेरहमी से पेट फाड़ कर मार डाला है। लेपिस्की ने बुरा सा मुंह बनाया। एक लंबे अरसे बाद पैराडाइज सिटी में घटने वाली ये कत्ल की पहली वारदात थी। तुम वहीं ठहरो स्टीव, मैं ज़रूरी कार्रवाई शुरू करता हूँ। 9:15 बजे पुलिस की 4 गाड़ियाँ पेडलर्स क्रीक की ओर जाती सड़क पर लगे उस झुरमुट के नज़दीक पहुँची। लेपिस्की ने कहा, अभी लाश बरामदगी की खबर सार्वजनिक नहीं हुई थी, लेकिन जल्दी ही जब ये खबर आम होती, इसने अच्छी खासी हिलडुल मचा देनी थी। चारों गाड़ियों से कई पुलिस ऑफिसर उतरे और लाश के नज़दीक उसका मुआयना करने पहुँचे। चीफ ऑफ पुलिस टेलर, सार्जेंट जोए वेगलर, सार्जेंट फ्रेड हेस लेपिस्की और उनके साथ 3 और पुलिसिए। और कुछ पलों बाद पुलिस मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर लुइस अपने 2 सहकर्मियों के साथ एक एम्बुलेंस सहित वहां पहुंचा। फिर एक पुलिस फोटोग्राफर आया जो लाश की हालत देखकर ही असहज हो गया। बड़ी मुश्किल से उसने लाश के फ़ोटो खींचने के अपने काम को अंजाम दिया और फिर वहीं बगल की झाड़ियों में जाकर उल्टी कर दी। तमाम ज़रूरी औपचारिकताओं के बाद लाश को वहाँ से उठवा दिया गया। अब पीछे पुलिस अधिकारी ही रह गए थे। टेलर टहलता हुआ डॉक्टर लुइस के नज़दीक जा पहुँचा। तुम्हारा क्या ख्याल है डॉक्टर? उसके सर पर प्रहार किया गया था, बाद में उसे नंगा करके उसका पेट फाड़ दिया गया था। लाश की हालत देखकर लगता है कि उसके कत्ल के हुए अभी 2 घंटे से ज़्यादा समय नहीं हुआ है। वैसे आगे की कोई और जानकारी पोस्टमार्टम के बाद ही मिलेगी। जितनी जल्दी हो सके हमें वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट भिजवा देना, कहकर टेरेल सार्जेंट फ्रेड हेस के पास पहुंचकर बोला। फ्रेड, मैं वापस हेडक्वार्टर जा रहा हूँ। अगर तुम इस केस को संभालो और पता लगाओ कि ये लड़की कौन थी। यस सर, हेस ने तत्परता से जवाब दिया। अपने मातहत को इशारा करके टेरेल ने गाड़ी स्टार्ट करवाई और उसमें बैठकर वो चला गया। पीछे हेस और लेपिस्की से बात करने लगा। पास ही में हिप्पियों की कॉलोनी है, तुम अपने साथ डस्टी को ले जाकर वहाँ पूछताछ करो। शायद मृतक का वहीं से संबंधित हो। टेरी के पास लड़की की पोलोराइड तस्वीरें हैं, उन्हें साथ ले जाना। जी सर। नाउ मूव।
लेपेस्की फौरन वहाँ से हटा और पुलिस फोटोग्राफर टेरी को खोजने लगा। टेरी ने एक फोटोग्राफर के तौर पर अभी हाल ही में पुलिस फोर्स ज्वाइन की थी और अपने इसी हालिया नौकरी में उसने ऐसे किसी वहशियाना ढंग से किए गए कत्ल का सामना नहीं किया था। लाश की हालत ने उसके होश उड़ा दिए थे और अब जब उसने जैसे तैसे करके अपना काम पूरा कर लिया था, वो पास की झाड़ियों में बैठा अपने होशो हवास को काबू में लाने की कोशिश कर रहा था। लेपेस्की ने उसके पास पहुंचकर लाश के पोलोराइड फोटो मांगे तो उसने बिना कुछ कहे कांपते हाथों से 3 प्रिंट लेपेस्की की ओर बढ़ा दिए। लेपेस्की ने फोटोग्राफ्स को थामा और उन्हें गौर से देखने लगा। लड़की दिखने में कोई खास खूबसूरत नहीं थी। उसका चेहरा सुतवा और कठोर था। एक निगाह उस चेहरे पर डालते ही लेपेस्की को इस बात का अंदाज़ा हो गया था कि लड़की ने खूब दुनिया देखी थी और हाल फिलहाल कोई खास खुशगवार हालतों में वो नहीं थी। तभी डस्टी लुकास नाम का पुलिसिया लेपेस्की के पास पहुंचा। कोई 24 साल का जवान डस्टी एक मजबूत डील डॉल का मालिक था, जो दरअसल अपने इसी शारीरिक सौष्ठव की वजह से ही पुलिस बॉक्सिंग टीम का बेहतरीन मुक्केबाज भी था। सर, उसने लेपेस्की को रिपोर्ट किया। और डस्टी, लेपेस्की कार की ओर बढ़ते हुए बोला, काम पर लगे? बिना कुछ कहे डस्टी फौरन उसके पीछे लपका। दोनों एक पुलिस कार में जाकर सवार हुए, जिसमें डस्टी ने ड्राइविंग सीट संभाली। उसने कार को हिप्पी कॉलोनी की ओर बढ़ा दिया। अगले कुछ क्षण कार में बैठे दोनों ने कुछ नहीं कहा। कार आगे बढ़ती गई। जल्दी ही सामने कैंप फायर गैस की रोशनी में चमकते टेंट और केबिन्स की कतारें नजर आने लगी। डस्टी ने कार को एक किनारे रोक दिया। आगे पैदल चलना होगा, वो बोला। ठीक है, कहकर लेपेस्की कार से नीचे उतर आया। दोनों ने कार को लॉक किया और नज़दीक से आ रही गाने की धीमी आवाज़ पर गौर किया। साथ में बज रहे गिटार और ड्रम्स की आवाज़। कैंप फायर नज़दीक ही था। कितनी बदबू है, लेपेस्की ने मुंह बनाकर कहा। मुझे समझ में नहीं आता कि क्यों मेयर इस गंदगी को इस शहर से निकाल कर बाहर नहीं करता। सर, डस्टी ने धीमे से कहा, ये लोग आखिरकार कहीं तो रहेंगे ही ना, और वैसे भी इनका वहाँ मेन सिटी में रहने लगने के बजाय शहर से ज़रा दूर यहाँ रहना ही तो बेहतर है। लेपेस्की ने हामी भरी। दोनों चलते हुए वहाँ आ पहुँचे जहाँ एक बड़े से अलाव के इर्द गिर्द रेत में करीब 50 नौजवान बैठे थे। उनमें से लगभग सभी की उम्र कोई 16 से 25 साल के बीच की थी। युवकों में से ज़्यादातर के चेहरों पर घनी दाढ़ी और कंधे पर बिखरे बाल थे, साथ में जिस्म को ढकती टी शर्ट और जीन्स। पक्का और खूब स्थापित हिप्पी कल्चर। उसी झुंड में बैठे गाने गा रहे आदमी अच्छे भले ऊंचे कद का लेकिन खूब दुबला पतला था। उसके घुंघराले बालों ने उसके चेहरे को पूरी तरह ढका रखा था, लेकिन उसी बालों के पर्दे से जब उसकी निगाह वहाँ उस ओर बढ़ते आ रहे पुलिसियों पर पड़ी तो उसने गाना बंद कर दिया और उठकर खड़ा हो गया। उसका ऐसे करते ही करीब 100 आंखें लेपेस्की की ओर उठ गईं। अंधेरे में कहीं एक आवाज़ उभरी, फन यानी कि पुलिस। लंबी खामोशी और निस्तब्धता के बाद ऊंचे तथा पतले गुद्दुबले आदमी ने अपना गिटार नीचे रख दिया और हिप्पियों के गिर्द घेरा काट कर लेपेस्की के पास आ खड़ा हुआ। मेरा नाम चेट मिस्कोलो है और मैं यहाँ इस कैंप का ऑर्गेनाइज़र हूँ। कहीं कुछ गड़बड़ है क्या? हाँ, लेपेस्की ने अपने और डस्टी का परिचय देते हुए कहा। दरअसल पास ही कुछ असहज कर देने वाली घटना घटी है और हम दोनों उसी सिलसिले में तहकीकात कर रहे हैं। फिर लेपेस्की ने उसे 3 फोटो दिखाते हुए पूछा, क्या तुम इसे जानते हो? मिस कोलो ने गैस से जलती लालटेन के पास जाकर रोशनी में उन फोटोग्राफ्स को बड़े गौर से देखा और पलटकर कहा, ये तो जेनी ब्लेंडर लगती है। लगता है शायद ये उसकी लाश की तस्वीर है। हाँ, इसका कत्ल हो गया है और जिस किसी ने इसका कत्ल जिस तरीके से किया है उससे वो कातिल कोई मैनियाक, कोई वहशी ही लगता है। झुंड के मुंह से आह निकली। मिस कोलो ने तस्वीरें लौटाते हुए कहा, वो कल रात यहाँ आई थी। अब बता रही थी कि मियामी में उसे कोई नौकरी मिलने वाली थी और इस वजह से वो अब यहाँ हमारी बस्ती में बस चंद दिनों की मेहमान थी। मुझे अफसोस है कि इसका इस बाबत यूँ कहना आखिरकार सच ही साबित हुआ। उफ, उसके बारे में जो कुछ भी जानते हो हमें बताओ। उसने गौर किया कि उनकी मौजूदगी से वहाँ उस हिप्पी समूह में एक किस्म का तनाव बढ़ गया था। इसी तनाव को कम करने के लिए वो बेहद लापरवाही से नीचे रेत पर बैठ गया। डस्टी ने भी फौरन उसका अनुकरण किया। उसने डायरी निकाली और नोट्स लिखने को तत्पर रेत पर ही बैठ गया। सब बैठ जाओ, तुम लोगों को परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है।
ये तो बस एक रूटीन पूछताछ है जिसमें तुम में से किसी को भी किसी किस्म की भी दिक्कत नहीं होगी, मैं ऐसा वादा करता हूँ। लेपेस्की की ये चाल कामयाब रही। माहौल में छाया तनाव एकाएक हवा हो गया और समूह के मेंबर एक एक वापस बैठने लगे। वहीं सामने ही हिप्पियों के लिए सॉसेस तला जा रहा था, जिसकी तीखी गंध दोनों पुलिस वालों की सांसों में घुली जा रही थी। सॉसेस लेंगे सर, हम सब बस अभी शुरू करने ही वाले थे, मिस कोलो ने लेपेस्की के बराबर में बैठते हुए कहा। हो ज़रूर, और हाँ, मेरा नाम लेपेस्की है, तो मुझे मेरे नाम से बुला सकते हो। जी शुक्रिया मिस्टर लेपेस्की, मुस्कुराते हुए मिस कोलो ने कहा। तभी किसी ने उन्हें गर्मा गर्म सॉसेस पेश किए। लेपेस्की नहीं चाहता था कि डस्टी उस सॉसेस को खाने की प्रक्रिया में अपने हाथों को चिकना कर ले और अपनी नोटबुक को उसी चिकनाई से ख़राब करे, सो उसने डस्टी की ओर इशारा किया। उसने सॉसेस पकड़ी और कहा, मेरे साथी पुलिस वाले को नहीं चाहिए, वैसे भी वो दिन ब दिन मोटा होता जा रहा है। लेपेस्की की इस बात पर चारों ओर से ठहाका लगा। माहौल में पसरा तनाव पूरी तरह समाप्त हो गया। बढ़िया, लेपेस्की ने सॉसेज चबाते हुए कहा। भाई तुम लोगों के खाने वाकई जायकेदार होते हैं, वाह मज़ा आ गया। अरे नहीं, ये तो बस पेट भरने का सौदा है, इसमें ऐसा कुछ खास नहीं है, मिस कोलो ने कहा। फिर गंभीर स्वर में पूछा, वैसे ये कत्ल किया किसने? हम लोग भी यही जानने की जुगत में हैं। वो कल रात आई थी और बता रही थी कि उसे मियामी में कोई जॉब ऑफर थी, ठीक कहा ना? हाँ, मिस कोलो ने हामी भरी। क्या उसने बताया था कि उसकी हासिल नौकरी किस किस्म की थी? मसलन वो क्या काम करने जा रही थी? नहीं, कहकर मिस कोलो ने समूह को संबोधित किया। क्या उसने तुम में से किसी को कुछ बताया था? हम दोनों ने एक ही कैबिन शेयर किया था, समूह में बैठी एक मोटी लड़की ने कहा। वो कह रही थी कि मियामी में किसी यार्ड क्लब में उसे वो जॉब मिलने वाली थी, लेकिन मुझे उसकी कहानी पर यकीन नहीं आया था। अपने रंग ढंग से तो वो ढकी छुपी कॉल गर्ल जैसी नजर आती थी। तुम्हारा नाम क्या है? लेपेस्की ने उस मोटी लड़की से पूछा। केटी वाइट। केटी पक्के तौर पर यहीं रहती है। मिस कोलो ने बातचीत का सूत्र वापस अपने हाथों में लिया और यहाँ कुकिंग वगैरह का सारा काम संभालती है। लेपेस्की को लगा कि शायद इसलिए वो इतनी मोटी थी। क्या उसके पास कोई सामान वगैरह भी था? प्रत्यक्ष था, उसने कैटी से पूछा। हाँ, एक बैग था। कहाँ है वो बैग? अभी भी वहीं केबिन में ही होगा। वो बैग मुझे चाहिए। और कुछ अपने रात के किसी प्रोग्राम के बारे में भी बताया था उसने? उसने सिर्फ इतना कहा था कि वो टहलने जा रही थी, कैटी ने कहा। दरअसल वो मुझे कुछ खास पसंद नहीं आई थी, सो मैंने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया था और बाद में वो टहलने चली गई। क्या तुम्हें वो पसंद नहीं थी? पर क्यों? वो बड़ी सख्त मिजाज थी। जब मैंने उससे बातें करने की कोशिश की तो उसने उनमें ज़रा भी दिलचस्पी नहीं दिखाई। टहलने वो किस वक्त गई थी? कोई 7 बजे के करीब। तुम में से किसी ने देखा था उसे? नहीं, एक संयुक्त आवाज़ उभरी। तो इसका मतलब है कि वो टहलने निकली थी, जहाँ बीच रास्ते में से किसी ने उसे थामा और विभत्स तरीके से पेट फाड़ कर उसका कत्ल कर दिया। प्रत्युत्तर में सभा में गहरा सन्नाटा छा गया। अच्छा सुनो, लेपेस्की ने समूह को संबोधित किया। वो वहशी कातिल अभी भी आसपास कहीं मौजूद हो सकता है, सो मैं तुम सभी को वार्निंग देना चाहता हूँ कि यूं अगले कुछ दिनों तक, जब तक कि उस वहशी दरिंदे को हम पकड़ नहीं लें, तुम लोगों का रात के अंधेरे में निकलना बेहद खतरनाक हो सकता है। पुनः बड़ी देर तक खामोशी छाई रही। आखिरकार लेपेस्की ने ही उस तंद्रा को भंग किया और कहा, क्या तुम में से कोई बता सकता है ये काम किसका हो सकता है? नहीं, मिस कोलो ने दृढ़तापूर्वक कहा। हम सब यहाँ परिवार की तरह मिलजुल कर रहते हैं, सो ये काम हमारे में से तो किसी ने नहीं किया। यहाँ पैराडाइज सिटी में एक ऐसी नृशंस हत्या पहली बार हुई है और यहाँ हमारे डिपार्टमेंट इसे ऐसे ही नहीं जाने देगा। हम दृढ़ प्रतिज्ञ हैं कि कातिल को ढूंढकर हम उसके अंजाम तक पहुँचाएं। किसी ने कुछ नहीं कहा। सभा में शांति छाई रही। वैसे क्या पिछले कुछ घंटों में यहाँ कोई नया आदमी आया है? लेपेस्की ने फिर पूछा। हाँ, लगभग 2 घंटे पहले लू बून नाम का एक नौजवान यहाँ आया था। क्या जानते हो उसके बारे में? कुछ खास नहीं, बस यही कि उसके पास कुछ नकद रकम है
जिससे उसने यहाँ एक कैबिन किराए पर लिया है। इस वक्त वो कहाँ होगा? वहीं कैबिन में ही सो रहा होगा। उसने बताया था कि वो दूर जैक्सन विले शहर से आया है और बेहद थका हुआ है। तो मुझे उससे बातचीत करनी है। लेपिस की सॉसेस ख़त्म कर उठता हुआ बोला, मुझे बताओ उसका कैबिन कहाँ है? मिस कोलो भी उठकर खड़ा हो गया। मैं आपको साथ लेकर चलता हूँ। डस्टी भी कपड़े झाड़ता हुआ खड़ा हुआ। बढ़िया, आओ चलें। तीनों लकड़ी के बने केबिन्स के एक कतार की ओर बढ़े। मैं नहीं चाहता कि यहाँ कोई किस्म की किसी भी तरह का झंझट पैदा हो। आगे बढ़ते हुए मिस कोलो ने लेपेस्की से कहा, मैं 2 साल से यहाँ इस कैंप को ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ और इसे लेकर कभी भी किसी को, मेयर को भी कोई शिकायत नहीं हुई है। ठीक है, लेकिन फ़िलहाल तो ये बखेड़ा हो ही गया ना। हाँ, और इसलिए मैं बहुत परेशान हूँ, मिस कोलो ने कहा और कतार में बने केबिन की ओर इशारा किया। वो वहाँ, वो है उसका केबिन। बढ़िया, जाओ जाकर उसे जगाओ और बताओ कि हम उससे 2-4 बातें करना चाहते हैं, और जब वो जग जाए तो हमें इशारा कर देना, हम अंदर आ जाएंगे। वेल मिस्टर लेपेस्की, तुम एक घाक पुलिस वाले हो और कोई चांस नहीं लेना चाहते। वैसे भी मैंने अभी तक खाना नहीं खाया है, सो मैं यहाँ से आगे नहीं जा रहा। मेरा काम तुम्हें कैबिन तक पहुँचाने का था, सो मैंने कर दिया। अब आगे तुम्हारा काम है, तो तुम जानो और तुम्हारा काम जाने, मिस कोलो ने कहा और मुड़कर वापस कैंप फायर की ओर लौट गया। पीछे डस्टी ने लेपेस्की की ओर मुस्कुराते हुए देखा और कहा, वेल, मेरे ख्याल से कोशिश अच्छी थी। हाँ, लेकिन वो भी कोई बेवकूफ़ नहीं था। लेपेस्की ने अपना सर्विस रिवॉल्वर निकाला और आगे बढ़कर सावधानी से केबिन के दरवाजे को इंच इंच करके खोल दिया। पीछे डस्टी ने खुद को घुटनों के बल बैठा लिया और लेपेस्की को कवर किए रखा। केबिन का दरवाज़ा पूरा खुल गया। भीतर अंधेरा था। लेपेस्की ने भीतर झांकने की कोशिश की तो उसके नथुनों में गंदे जिस्म की बदबू का झोंका सा टकराया और फिर तभी भीतर रोशनी हो गई। लेपेस्की ने झटके से खुद को केबिन के अंदर धकेला और चिल्लाया, डोंट मूव, दिस इज पुलिस। भीतर एक नंगा दड़ियल नवयुवक बिस्तर पर बैठा था, जिसने अभी अभी बेड लैम्प जलाया था। नए उभरे हालात में भौचक दड़ियल ने वहीं बेड में से एक गंदी चादर को खींचा और अपने नंगे बदन को ढक लिया। मुझसे क्या चाहिए? उसने गिघियाते हुए लेपेस्की से पूछा। तब तक डस्टी भी भीतर आ गया था। स्थिति को नियंत्रण में देखकर वह दीवार से सटका खड़ा हो गया। हिप्पी अभी भी अपने आप को संभाल रहा था। उसे इस तरह हथियार विहीन देखकर लेपेस्की ने अपनी रिवॉल्वर नीचे कर दी और डस्टी की ओर इशारा किया। डस्टी ने भी अपनी रिवॉल्वर को वापस शोल्डर हॉल्स्टर में रख लिया। हम यहाँ चेकिंग कर रहे हैं। क्या नाम है तुम्हारा? लू बून। क्या पुलिस किसी को सोने भी नहीं देती? लेपेस्की वहाँ मौजूद एकमात्र कुर्सी पर जा बैठा। उसने उसे घूर कर देखा और पूछा, बकवास मत करो, फिलहाल ये बताओ कि तुम्हें यहाँ पहुँचे अभी कुछ ही वक्त हुआ है या नहीं? हाँ, मैं 9 बजे के करीब यहाँ आया था। तुम यहाँ पहुँचे कैसे? पैदल चलकर, और कैसे? मेरा मतलब है किस रास्ते से? मैंने मेन रोड तक सवारी पकड़ी थी, आगे समुद्र तट पर टहलता हुआ यहाँ आ गया। हम दोनों, लेपेस्की ने डस्टी का इशारा किया, यहाँ एक कत्ल के मामले की छानबीन कर रहे हैं और इस वक्त, इस गैर वक्त हमारी मौजूदगी की यही वजह है। कत्ल? हाँ, और इसलिए तुम्हारी नाराज़गी की कोई कीमत नहीं। हमें हमारा काम कर लेने दो और हम यहाँ से चले जाएंगे। लेकिन मैं इस बारे में क्या जानूँ? ये फैसला तो हम करेंगे ना। तुम ये बताओ कि आते वक्त तुमने किसी को देखा था? कोई आवाज़ सुनी थी? जिस जगह लड़की की लाश बरामद हुई है वो वहीं सड़क के नज़दीक ही है। सो तुम जब उधर से गुजरे तो कुछ अजीब सा देखा या सुना हो? बून सहम गया। नहीं, मैं उधर से नहीं गुजरा और मुझे इस बाबत कुछ नहीं पता। तुमने अपने यहाँ आने का जो टाइम अभी बताया है वो लगभग वही टाइम है जिस वक्त लड़की का कत्ल हुआ था। मैं कुछ नहीं जानता, मैंने कुछ नहीं देखा, कुछ नहीं सुना। लेपेस्की को लगा कि वो झूठ बोल रहा था। देखो, गौर से याद करो, शायद तुम्हें कुछ याद आ जाए। दोबारा सोचने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। मैं कह चुका हूँ ना, मैंने कुछ नहीं देखा। लड़की का कत्ल पेट फाड़ कर किया गया है और कातिल के कपड़ों पर उसका खून लगा हुआ होगा। मैं तुम्हारे कपड़े चेक करना चाहता हूँ। तुम ऐसा नहीं कर सकते। मेरे भी कुछ कानूनी अधिकार हैं। तुम्हें इससे पहले सर्च वारंट लाना पड़ेगा।
प्रत्युत्तर में लेपेस्की मुस्कुरा दिया। मैंने कहा था ना, हमें हमारा काम कर लेने दो। लेपेस्की ने अपने साथी की ओर घूमकर कहा, इस जगह की तलाशी लो। जैसे ही डस्टी आगे बढ़कर अलमारी के पास पहुंचा, बून बिस्तर से कूद गया। तभी लेपेस्की ने पुनः रिवॉल्वर तान दी। शांत बैठे रहो बून, उसने ठेठ पुलिसिया अंदाज में कहा। मैं तुम्हारी इस कमीनी हरकत का मज़ा ज़रूर चखाऊंगा, लू बून ने कहा। मुझे मेरे कानूनी हक से महरूम करके तुम गहरी मुसीबत में फंसने वाले हो। लेपेस्की ने बदले में उसकी ओर एक मुस्कुराहट उछाल दी। ज़रूर, लेकिन इससे पहले कि तुम अपनी मनमर्जी करो, जरा हम भी तो अपने मन की कर लें। डस्टी ने अलमारी खोली और तलाशी लेने लगा। कुछ नहीं मिला। आखिरकार उसने निराशा में घोषणा की। मैं कल तुम्हारी शिकायत लगाने वाला हूँ, बून ने दिलेरी दिखाई। बको मत, लेपेस्की ने उसे घूरते हुए कहा। फिर अपनी जेब से एक पैकेट निकालकर उसे दिखाया। मैं तुम्हें ड्रग पेडलर होने के शक में अभी गिरफ्तार कर सकता हूँ और कल कह सकता हूँ कि ये पैकेट मैंने कल तुम्हारी जेब से बरामद किया था। बून को तो काटो तो खून नहीं। तो अब अपना रिकॉर्ड ऑन करो, लेपेस्की ने कहा, और मुझे बताओ कि तुम करते क्या हो, कहाँ से आए हो और यहाँ तुम कब तक ठहरने वाले हो। बून ने लंबी सांस छोड़ी और अनिच्छापूर्वक बड़े बेमन से जवाब देने लगा। डस्टी फुर्ती से सब कुछ अपनी नोटबुक में लिखता जा रहा था। जिस वक्त कैन ब्रैंडन अपने घर पहुंचा, रात के 9:30 बज चुके थे। सारे रास्ते कार चलाते हुए बस वो यही सोच रहा था कि ना जाने कैसे वो इस झमेले में फंस गया था। वो जानता था कि अब जल्द ही लाश का पता चल जाना था और फिर इस सारे मामले में चाहे अनचाहे पुलिस का दखल बन जाना था। अगर लाश का झंझट ना होता तो उसने शायद फोर्ट लाटरडेल अपनी बीवी के पास चले जाना था, जहां वो भी अब मैरी और जैक की शादी की सालगिरह की दावत में शरीक होता। लेकिन इस भयानक लाश ने उसके होश इस कदर बेकाबू कर दिए थे कि वो अभी भी भीतर तक हिला हुआ था। ये रविवार की रात थी। उसके ज़्यादातर पड़ोसी वीकेंड पर अपने घरों से बाहर थे और ये उसके लिए अच्छा ही था। ऊपर से उसने अपनी ओर से अपनी तौर पर भी सावधानी बरती थी। बैटरी और पुलिस वालों की निगाह में अपनी एलिबाई स्थापित करने की गरज से वो कार के हेडलाइट्स ऑफ करके कार ड्राइव करता घर पहुंचा था। गैरेज में गाड़ी लगा लेने के बाद वो काफ़ी देर तक कार से बाहर नहीं निकला। ड्राइविंग सीट पर स्टीयरिंग से सर टिकाए वो बहुत देर तक हालातों पर अपना सर गुथुनता रहा। वो समझ रहा था कि आने वाला वक्त उसके लिए एक बड़ा इम्तिहान होगा, जिसमें उसके सब्र, उसकी हिम्मत, उसके जज्बे और उसकी जहनियत को परखा जाएगा। आखिरकार उसने एक लंबी सांस छोड़ी और कार से नीचे उतरकर लॉबी से गुजरता हुआ अंधेरे में डूबे लिविंग रूम में आ पहुंचा। वो खिड़की के पास पहुंचा और बाहर सड़क की ओर झांकने लगा। सामने वाली 3 कोठरियों में अंधकार पसरा हुआ था। बढ़िया, कहीं किसी इंसानी बच्चे का कोई वजूद नहीं। बढ़िया। उसने खिड़की पर मोटे पर्दे गिराए और कमरे की लाइट ऑन कर दी। फिलहाल तो सब ठीक ही था। वो किसी की नज़रों में आए बिना अपने घर आन पहुंचा था और ये उसके लिए राहत की एक बड़ी बात थी। उसने स्कॉच का एक पैक बनाया और सोफे पर पसर गया। एक बार फिर उसने सारे सिलसिले पर गौर किया। डरपोक चूहे की तरह वो देर तक बेटी के साथ अपने रिश्तों के बारे में सोचता रहा। बेटी को यकीन दिलाना ज़रूरी था कि उसका उस कत्ल के मामले से कोई लेना देना नहीं था और इसके लिए कुछ हद तक सच बोलना भी ज़रूरी था। देर सवेर जब भी लाश बरामद होती तो उसके बाद के हंगामे में केन तक उसकी तपिश आनी ही आनी थी। तो ऐसे में थोड़ा बहुत सच बताकर रखना केन के लिए आगे चलकर फ़ायदेमंद रहता। उसने मन ही मन एक कहानी गढ़ी और फिर कॉरेन के बारे में सोचने लगा। क्या लड़की थी, क्या कमाल की लड़की थी। उसे हासिल होता देखकर वो निरा पागल ही उठा था। जिस पागलपन में उसे अपने अच्छे बुरे का कोई होश नहीं रहा। अब कल ऑफिस में उसके सामने पड़ने के ख्याल से भी उसे घबराहट हो रही थी। कॉरेन, जिसने उसे अभी कुछ घंटों पहले अपने केबिन में निचोड़ कर रख दिया था, अब उसे अपने लिए, अपने और बेटी के रिश्तों के बीच में और अपने करियर के लिए एक भयानक अभिशाप लग रही थी। कैन ने एक ठंडी आह भरी और स्कॉच का एक तगड़ा घूंट खींचा। फिर उसने दोबारा आंखें बंद कर ली और सोच में पड़ गया। एकाएक उसे उस दड़ियल का ख्याल हो आया जो वापसी में उससे अनायास ही टकरा गया था। कौन था वो? क्या पुलिस उस तक पहुंच सकती थी?
अगर पुलिस उस तक पहुंच गई और उसने पुलिस को कॉरेन और खुद उसके बारे में बता दिया तो? केन के चेहरे पर पसीना आ गया, जिसे उसने अपने हाथों से पूछा। उसने स्कॉच का पैक ख़त्म किया, खाली गिलास वहीं सोफे के बगल में रखा और आंखें बंद कर लीं। केन को घर में कार के आकर रुकने की आवाज़ आई। बेटी लौट आई थी। उसने गहरी सांस खींची और सोफे से उठ खड़ा हुआ। चंद पलों बाद बेटी ने भीतर कदम रखा। क्या हो गया था केन? उसने भीतर आते ही पूछा। आमतौर पर बेटी कभी नाराज़ नहीं होती थी, लेकिन इस वक्त वो बेहद गुस्से में थी। मैंने जैक को बताया तो था, मेरी कार खराब हो गई थी। वैसे पार्टी कैसे रही? ओह केन, तुम क्यों नहीं आए? पता है, हर कोई बस तुम्हें ही पूछ रहा था और मैं तुम्हें लेकर कितना परेशान थी। कार में कुछ खराबी आ गई थी। आई एम सॉरी बेटी, लेकिन मुझे 1 घंटे से ऊपर की देरी हो गई थी, सो वहाँ पार्टी में जाने की कोई तुक नहीं थी, और जब तक मैं वहाँ पहुँचता वहाँ सब कुछ ख़त्म हो जाना था। फिर भी तुम आ तो सकते थे ना? हाँ, आ तो सकता था, लेकिन पहले स्कूल मीटिंग के फ्लॉप हो जाने, फिर कार बिगड़ जाने की वजह से मेरा मूड इस कदर ऑफ हुआ कि मैंने वहाँ ना जाने का फ़ैसला कर लिया। मुझे अफसोस है। बताओ, पार्टी कैसे रही? फ्लॉप। तुम्हारी स्कूल मीटिंग की तरह फ्लॉप रही। बेटी इस वक्त जिस मूड में थी, उसमें वो जवाब देने के बजाय जवाब जानने को ज़्यादा उत्सुक थी। और हाँ, कैन ने कहा, मैंने वहाँ स्कूल में बड़ी मेहनत करके 500 लोगों के बैठने की जहमत उठाई थी, लेकिन कुल मिलाकर सिर्फ 34 लोगों की हाजिरी लगी थी। ऐसी हाहाकारी मीटिंग को किसी तरह निपटा कर जब मैंने वापसी के लिए कार स्टार्ट की तो वो स्टार्ट होकर नहीं थी। नतीजन मैंने उसका हुड खोलकर देर तक उसके इंजन में इधर उधर हाथ मारा, उसे दुरुस्त करने की कोशिश करता रहा और सर पटकता रहा। अब इन सारी मुसीबतों के बाद मेरा पार्टी में जाने का ज़रा भी मूड नहीं रहा था। क्या तुमने कोई काम नहीं किया? नहीं, ऐसा तो नहीं है। कुछ एक पॉलिसीज़ को तो बिकी ही है, लेकिन ओवरऑल पूरी मीटिंग मोटे तौर पर फ्लॉपी रही। ऐसा भट्टा बैठाऊ मीटिंग के बारे में मैं सीधा यहाँ घर लौट कर आ गया और अपनी नाकामयाबी का मातम मनाने बैठ गया। बेटी के चेहरे पर कई रंग आए और गए, फिर उसके चेहरे पर दया के भाव उभरे। उसने आगे बढ़कर कैंग को आलिंगन बंद कर लिया। कैंग को यकीन हो आया कि उसकी पहली बाधा दूर हो चुकी थी। बेटी को उसकी कहानी पर यकीन हो आया था। हो डार्लिंग, आई एम सो सॉरी, मुझे लगा वहाँ आना तुम्हें सूट करेगा। कोई बात नहीं, लेकिन खुद मुझे इस बात का बेहद अफसोस है कि मैं वहाँ पार्टी में आने के बजाय अपने इस मातमी मूड में यहाँ घर आकर बैठ गया। मेरा मन इतना उदास था कि मेरा वहाँ पार्टी में आने का बिल्कुल मूड नहीं किया। बेटी ने उसे खुद से अलग किया और मादक ढंग से मुस्कुराई। छोड़ो, अब आओ चले चलकर सोते हैं, कल मैं मैरी से बात कर लूँगी। जब दोनों बिस्तर में घुसने की तैयारी में थे तो बेटी ने लापरवाही से पूछा, और मिस स्टर्नवुड का क्या हुआ? केन के पेट में मारो मरोड़े पड़ गई। उसको किसी से मिलने जाना था, सो जब मैं कार स्टार्ट करने के लिए घोड़े दौड़ा रहा था तब तक वो वहाँ से जा चुकी थी। बेटी सोने से पहले बाथरूम में शावर लेकर लौटी और आकर कैंग के बगल में आ लेटी। उसने लाइट ऑफ की और कैंग को बाहों में भरकर उससे सट गई। कैंग को अपने पति होने का फ़र्ज़ निभाना था, लेकिन अभी कॉरेन के संसर्ग ने उसका जो हाल किया था उससे वो अभी तक उबरा नहीं था। नतीजा ये रहा कि अपने विवाहित जीवन में पहली बार कैन ने बेटी को निराश किया। अगली सुबह बेटी को बिस्तर में सोता छोड़कर वो फटाफट तैयार हुआ और ऑफिस को निकल गया। अभी उसने कॉरेन का भी आमना सामना करना था और ये ख्याल ही उसे बहुत डरा रहा था। कैन ऑफिस पहुंचा। उसने दोनों एसी ऑन किए और स्कूल मीटिंग में साइन किए कॉन्ट्रैक्ट संबंधी कागज़ों पर देखने लगा। तभी कॉरेन आ गई। हाय, कल कोई दिक्कत तो नहीं आई? नहीं। कैन ने गौर किया कि वो रोज़ाना की तरह आज भी टाइट फिटिंग के कपड़े पहने हुई थी, लेकिन उसे देखकर आज वो रोमांच नहीं हुआ। तुम्हारा चेहरा अभी भी पीला पड़ा हुआ है कैन। क्या कल हमने वाकई मौज की थी? कैन ने उसे कोई जवाब देने के बजाय 13 कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म उसकी ओर बढ़ा दिए। तुम इन्हें रिकॉर्ड में चढ़ाओ, मैं बाकी कॉन्ट्रैक्ट्स की बची हुई कागजी कार्रवाई पूरी किए देता हूँ। ज़रूर, आज सुबह हम सिर्फ ऑफिशियल काम की ही बातें करेंगे। कॉरेन ने हंसते हुए कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म पकड़ लिए। कॉरेन ने उसकी ओर देखने के बजाय अपनी टेबल पर फैले कागज़ों पर ध्यान केंद्रित कर लिया। हो नो, मिस्टर अपराधी भाव, तुम जल्दी ही फिर से नॉर्मल हो जाओगे।
वो हंसी और कूले मटकाते हुए अपने केबिन की ओर बढ़ गई। पीछे कैन को महसूस हुआ कि यूं ऑफिस में इस किस्म का माहौल बने रहना उसके लिए फिर किसी मुसीबत का बायस बन सकता था। उसे लगा कि कॉरेन से पीछा छुड़ाना ही बेहतर था, लेकिन कैसे? शून्य में घूरता कैन सामने कॉरेन के केबिन से आती टाइपराइटर की खटखट को सुनता रहा। ऐसा होना ज़रूरी था। कॉरेन से पीछा छुड़ाना बेहद ज़रूरी था, लेकिन कैसे? क्या कोई ऐसी तरकीब हो सकती थी कि स्टर्नवुड खुद अपनी लड़की को अपने यहाँ हेड ऑफिस वापस बुला ले? अभी वो अपने इन ख्यालों में गुम था कि तभी स्कूल प्रिंसिपल हेनरी का अंदाज़ा असलियत के तौर पर सामने आने लगा था। कैन को अपना ऑफिस के बाहर कुछ लोगों का शोर सुनाई दिया और वो उठकर बाहर पहुंचा। उसने पाया कि काउंटर पर कोई दर्जन भर नीग्रो मौजूद थे। वो सब वहाँ इसलिए आए थे कि उन्हें जानना था कि पैराडाइज इंश्योरेंस कॉरपोरेशन उनके बच्चों की भलाई की खातिर क्या कुछ कर सकती थी। ये एक बढ़िया दिन था। संभावित ग्राहकों की लिस्ट लंबी थी। तत्पश्चात केन और कॉरेन अपने कामों में लग गए। दिन इतना व्यस्त था कि दोनों ने लंच ऑफिस में ही किया, वरना आमतौर पर दोनों अलग अलग जाकर बाहर खाकर आते थे। आखिरकार उस अति व्यस्त दिन का अंत शाम 4 बजे जाकर हुआ। हाँ, आज तो वाकई बढ़िया दिन था। मेरा बाप यकीनन बहुत खुश होगा, कॉरेन ने हंसते हुए कहा। हाँ, और इसका ये भी मतलब है कि स्कूल में मीटिंग रखने की हमारी कोशिश कोई सिरे से नाकामयाब नहीं रही थी, केन ने कहा और वापस अपने कैबिन में आकर इशू की गई पॉलिसीज़ को चेक करने लगा। तभी फ़ोन की घंटी बजी और जैसे ही वो फ़ोन उठाने को हुआ, ऑफिस के मेन डोर के खुलने की आवाज़ ने उसका हाथ फ्रीज कर दिया। बाहर कोई आया था। कौन? कोई संभावित ग्राहक? कैन अपने स्थान से उठकर कैबिन से बाहर निकला तो उसने पाया कि काउंटर के पास नीली आंखों, छरहरे बदन और खूब लंबे के कद का एक आदमी खड़ा था। डिटेक्टिव टॉम लेपेस्की। केन के छक्के छूट गए। वो लेपेस्की को पहले से जानता था, हालांकि उससे किसी किस्म की बातचीत करने का मौका उसे कभी नहीं मिला था। अपनी दोस्ती के दायरे में उसने अक्सर लोगों को लेपेस्की का नाम लेकर ये कहते सुना था कि वो एक बेहद घाघ लेकिन काबिल पुलिसिया था, जो टेरेल के रिटायर होने पर अपनी कुव्वत के दम पर अगला पुलिस चीफ बनने के काबिल था। कैन का हाथ अपने आप ही उसकी पतलून की जेब में गया और वहाँ से रुमाल बरामद कर उसने अपने चेहरे पर उभर आई पसीनों की बूंदों को पोंछा। उसके दिमाग में फ़ौरन ही उस दड़ियल हिप्पी की तस्वीर उभरी। शायद पुलिस ने किसी तरह उसे थाम लिया होगा और आगे उसी ने पुलिस को कॉरेन और उसके होलिये की खबर की होगी। काउंटर पर झुके खड़े लेपेस्की ने कॉरेन की ओर बड़ी तारीफी निगाहों से देखा। बढ़िया नजर आती हर लड़की से लेपेस्की ऐसे ही प्रभावित हो जाया करता था। तभी कॉरेन ने टाइप करना छोड़ा और उठकर काउंटर के पास पहुंची। इस प्रक्रिया में लेपेस्की ने उसकी चाल को भी बड़े गौर से देखा। बढ़िया बनी हुई थी, उसने सोचा, लेकिन प्रत्यक्षता बोला, मिस स्टर्नवुड? वेल, अगर मैं वो नहीं हूँ तो यकीनन किसी और ने मेरा लिबास पहना हुआ है, उसने जवाब दिया। लेपेस्की मुस्कुरा दिया। तुम एक पुलिस ऑफिसर हो? क्या तुम बाल बच्चेदार वाले भी हो मिस्टर लेपेस्की? बच्चे? क्यों? नहीं, मैं शादीशुदा तो यकीनन हूँ। अब तुम जैसा खूबसूरत जवान मर्द आखिरकार सिंगल तो हो नहीं सकता। मिस स्टर्नवुड, लेपेस्की ने फंसे हुए आवाज़ में कहा, शायद तुम बच्चा पैदा करने के बारे में सोच रहे हो और इसलिए यहाँ इंश्योरेंस के सिलसिले में आए हो, कॉरेन कहती रही। अगर ऐसा है, और मुझे लगता है कि ऐसा ही है, तो यकीन जानिए मिस्टर लेपेस्की, आप एकदम सही जगह आए हैं। जो बच्चे अभी पैदा भी नहीं हुए उनका बीमा तो हमारे यहाँ बेहद मामूली प्रीमियम पर होता है। लेपेस्की ने स्वयं पर कंट्रोल किया। उसे बखूबी पता था कि ये लड़की शहर के एक नामी गिरामी पैसे वाले की बेटी थी। उसे कत्ल की तफ्तीश के दौरान पता चला था कि जिस जगह पर लाश बरामद की गई थी उससे महज 100 गज की दूरी पर ही कॉरेन का केबिन था। उस शहर के अमीरों का एक अलग ही मिजाज होता था और उनका यूं किसी स्कैंडल में फंसना उनकी इज्जत को मटियामेट कर सकता था। ऐसे में इन अमीरों से ऐसे किसी मामले में की जाने वाली पूछताछ में बेहद सावधानी बरतना जरूरी था। इस बाबत लेपेस्की को सीधे टेरेल से हुक्म मिला था कि वो यहाँ सी कॉम स्थित इंश्योरेंस कंपनी के नए खुले ऑफिस में जाकर कॉरेन से पूछताछ करे, लेकिन साथ ही उसे बाकायदा खबरदार भी कर दिया था कि लड़की की रेपुटेशन एक मर्द खोर के तौर पर स्थापित थी।
सो उसे तरीके से सलीके से हैंडल किया जाए। ऐसा ना हो कि उससे किसी पूछताछ के बाद शहर में बैठे उसके रसूखदार बाप का नज़ला किसी पुलिस ऑफिसर पर गिरे। मिस स्टर्नवुड, मेरी यहाँ मौजूदगी के पीछे दरअसल वजह वो नहीं है जो आप समझ रही हैं। मैं कत्ल के सिलसिले में तफ्तीश कर रहा हूँ और ड्यूटी भुगतने यहाँ मौजूद हुआ हूँ। कॉरेन की आंखों में भोलेपन और हैरत के मिले जुले भाव उभरे। ओह अच्छा, तो इसका मतलब कि फ़िलहाल आप किसी बच्चे वगैरह की प्लानिंग नहीं कर रहे। मिस टर्नवुड, पिछली रात आपके कैबिन से कोई 100 गज की दूरी पर एक लड़की का बेहद वहशियाना ढंग से कत्ल कर दिया गया था। क्या आप पिछली रात वहाँ अपने कैबिन में मौजूद थी? हाँ, मैं तो वहाँ मौजूद थी और अकेलेपन का लुफ्त ले रही थी। अकेलेपन का लुफ्त? हाँ। मैं समझा नहीं मिस टर्नवुड। दरअसल ये पूरा हफ्ता इस बकवास और बेहुदा जगह पर काम करने के बाद मैं कभी कभी एकांत की ज़रूरत महसूस करती हूँ, तो उस वक्त मैं वहाँ उस कैबिन में रहने पहुँच जाती हूँ। कॉरेन ने पलकें झपकाई और लेपेस्की से पूछा, क्या आपका कभी कभी अकेले रहने का मन नहीं होता मिस्टर लेपेस्की? लड़की हवा दे रही थी। लेपेस्की को लगा कि वो उसे बातों में उलझाकर बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रही थी। क्या आपने वहाँ अपने रहने के दौरान कोई चीख या कोई और किसी किस्म की आवाज़ सुनी थी? नहीं, मुझे तो याद नहीं, और वैसे भी मैं टीवी देख रही थी। कॉरेन ने मुस्कुराकर कहा, क्या आप टीवी देखते हैं? लेकिन आपको तो शायद इतनी फुर्सत ही कहाँ मिलती होगी कि टीवी देखने जैसा कोई आरामदायक काम कर सके। खैर, मुझे तो यूँ टीवी देखते हुए अपना वक्त सर्फ करना बड़ा ही मज़ेदार लगता है। कौन सा प्रोग्राम देख रही थी आप मिस स्टर्नवुड? लेपेस्की ने पूछा। कॉरेन ने पलकें झपकाए और यही वो वक्त था जब लेपेस्की ताड़ गया कि उसने कॉरेन का झूठ पकड़ लिया है। ऐसा ही कुछ था, अब मुझे ठीक से याद तो नहीं, लेकिन कोई बेवकूफ़ गाना गाने के नाम पर खामोखा ही चिल्लापो मचा रहा था। खैर जाने दे, इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि मैं कौन सा प्रोग्राम देख रही थी। फिर से याद करें मिस टर्नवुड, लेपेस्की ने अपना सवाल दोहराया। क्या आपने उस दौरान किसी किस्म की कोई आवाज़ सुनी थी? मैं कह चुकी हूँ ना मिस्टर लेपेस्की कि मैंने कोई आवाज़ नहीं सुनी थी। वैसे ये लड़की कौन थी? हम उस बाबत जानने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे उस लड़की के साथ बहुत बुरी भी थी। उसे सिर्फ कत्ल नहीं किया गया, बल्कि वहशियाना तरीके से उसे मारा गया है। देखने वाले की रूह कांप जाए। वैसे मुझे इस बात का इत्मीनान है कि आप उस वक्त अपने कैबिन में सुरक्षित थी और टीवी देखने में मगन थी। बढ़िया, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि जो कुछ उस बदकिस्मत लड़की के साथ हुआ उसके बाद कोई उस दुर्गत लाश को भी देखता। बड़ी भयानक बात कर रहे हैं आप मिस्टर लेपेस्की। जी हाँ मिस टर्नवुड, वैसे बेहतर होता कि आप इस बाबत मेरी कोई मदद कर पाती, लेकिन अब आपने तो अपने कैबिन में कोई आवाज़ वगैरह सुनी नहीं, है ना? हाँ। दोनों ने एक दूसरे को बड़े गौर से देखा। कुछ एक क्षणों तक दोनों की आंखें मिली रहीं। शुक्रिया मिस टर्नवुड, लेपेस्की ने बदस्तूर से घूरते हुए कहा। वैसे मेरी राय में ऐसे एकांत स्थान पर बने किसी कैबिन में यूं रातें गुजारना, वो भी अकेले गुजारना, कभी किसी दिन खतरनाक भी हो सकता है। सलाह का शुक्रिया मिस्टर लेपेस्की। लेपेस्की मुड़ा और बिना कुछ कहे बाहर निकल गया। उसके जाते ही कैन वहाँ अपने सफ़ेद पड़ चुके चेहरे के साथ नमूदार हुआ। हो, देखो क्या हाल बना रखा है अपना, जाओ खुद को संभालो। कॉरेन, कैन ने उसकी बात को अनसुना करते हुए कहा, वो दड़ियल हिप्पी जो हमें वहाँ टकरा गया था, अगर पुलिस उस तक पहुँच गई और किसी पूछताछ में उसने हमारा नाम ले दिया या हमारे बारे में कुछ बक दिया तो? कैन, कॉरेन ने अपनी डेस्क पर पहुंचकर टाइप के अधूरे छोड़े काम को पूरा करना शुरू किया। मेरे और मेरे रसूखदार बाप की बात के सामने उसके किसी बयान की कोई औकात नहीं। शाम के 5 बजे पुलिस चीफ टेरल के ऑफिस में उस वक्त एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, जिसे खुद टेरल के अलावा सार्जेंट बैगलर, सार्जेंट हेस, सार्जेंट फर्स्ट ग्रेड डिटेक्टिव लेपेस्की और डिटेक्टिव जैकोबी भी मौजूद थी। हमने मौजूदा कत्ल के केस की छानबीन शुरू कर दी है, टेरल कह रहा था। यह हमारे शहर में हाल फिलहाल की घटी सबसे जघन्य घटना है और पूरा पुलिस महकमा इस केस पर दिन रात एक किए हुए है। पुलिस ने इस केस में क्या तरक्की की है सर? रिपोर्टर की भीड़ में से एक सवाल उछला। हमें पता चला है कि मृतका का नाम जेनी बेंडलर था और हमारी फ़िलहाल तक की तफ्तीश बताती है कि वो पिछले कुछ सालों से अलग अलग शहरों में वेश्यावृत्ति करती रही थी।
जैसा कि मैंने कहा, पुलिस महकमा इस केस पर काम कर रहा है, लेकिन अभी फ़िलहाल मृतका के बारे में कोई ज़्यादा जानकारी हमारे पास शेयर करने के लिए नहीं है। कत्ल के बाद लाश की दुर्गति की गई थी। पुलिस का इस बाबत में क्या कहना है? पुलिस डिपार्टमेंट में डॉक्टर लुइस ने लाश का मुआयना किया है। उनका कहना है कि पहले उसके सर पर वार किया गया, फिर उसका गला घोंटकर उसकी लाश की वो दुर्गत बनाई गई थी। पहली नज़र में ये बलात्कार का मामला भी लग रहा है, लेकिन फ़िलहाल इस मुद्दे पर पक्के तौर पर कुछ कहना मुश्किल है। लाश जहाँ से बरामद की गई है वहाँ से कुछ ही दूरी पर हिप्पियों की कॉलोनी है, लेकिन उधर भी पूछताछ से हमें कोई ख़ास मतलब की बात पता नहीं चली है। हमारी मौजूदा जानकारी के हिसाब से वहाँ हिप्पी कॉलोनी में किसी ने भी कुछ अनोखी चीज़ या चीखने वगैरह की आवाज़ नहीं सुनी है। टेरेल ने अपनी बात पूरी की और अपने साथ बैठे सार्जेंट हेस को इशारा किया। हेस ने इशारा समझा और अपना गला खंखाल कर कहना शुरू किया, मैं वहाँ उस हिप्पी कॉलोनी में हर एक संदिग्ध को चेक कर रहा हूँ। मुझे पता चला है कि कत्ल के वक्त वहीं पास में कोई 50 हिप्पियों का एक समूह मौजूद था। चूँकि ये उस शहर में घटित सबसे नृशंस अपराधों में से एक है, सो हम इस मामले में कोई चांस नहीं लेना चाहते। तफ्तीश का दायरा बहुत बड़ा, बहुत व्यापक है, जिसमें बहुत से लोगों को चेक किया जा रहा है। सो इस बात में, इसकी तफ्तीश में कुछ टाइम तो लगेगा ही। टेलेन ने सहमति में सर हिलाया। क्या पुलिस के हाथ अभी कोई सबूत लगा है? एक अन्य रिपोर्टर ने पूछा। हालांकि इस बाबत फ़िलहाल कुछ कहना पूरी तफ्तीश को प्रभावित कर सकता है, लेकिन फिर भी मैं ये बताना चाहूँगा कि पुलिस इस मामले में बेहद तेज़ी से कार्रवाई कर रही है। हमारा हाथ लू बून नाम का एक आदमी लगा है जो कत्ल के वक्त वहीं उस जगह के आसपास मौजूद था। घटनास्थल के इतने नज़दीक, इतने क्लोज टाइम पर उसकी मौजूदगी से हमें कुछ मानीखेज हासिल होने की उम्मीद है और हम इस दिशा में काम कर रहे हैं। सार्जेंट हेस ने अपनी बात पूरी की और टेलर की ओर देखा। वो अपनी बात पूरी कर चुका था। टेलर ने लेपेस्की पर निगाह डाली। मिस्टर लेपेस्की ने उस आदमी से पूछताछ की है और इसी सिलसिले में उस आदमी के केबिन की तलाशी भी ली गई है। मिस्टर लेपेस्की इस बारे में कुछ और रोशनी डालेंगे। टेलर ने अपना स्टेटमेंट पूरा किया और लेपेस्की को बोलने का इशारा किया। जी सर, लेपेस्की ने बातों के सूत्र को थामते हुए कहा। दरअसल मैं अपने एक सहयोगी के साथ उसके केबिन में जा पहुंचा था और हमें उम्मीद थी कि अगर वही कातिल हुआ तो उसके पास खून आलूदा कपड़े बरामद हो सकते हैं। जब हमने उसे थामा था तो उस वक्त वो गहरी नींद से जागा था। सो ऐसे में उसे, अगर वो वाकई कातिल है तो अपने खून से लथपथ कपड़ों को छुपाने का मौका भी नहीं लगा होगा। हालांकि सरसरी तलाशी में हमें वहाँ उसके केबिन में कोई सूत्र, कोई खून में भीगे कपड़े वगैरह तो बरामद नहीं हुए, लेकिन जिस तरह से वो हमारे वहाँ पहुँचने से हकबका रहा था और गड़बड़ाने लगा था, हमें यकीन है कि वो इस कत्ल के मामले में जितना बता रहा है उससे ज़्यादा जानता है। हमें लगता है कि जिस तरह उसने तफ्तीश में हमारे सवालों के जवाब दिए थे उससे वो झूठा ही साबित होता लगता है। हमारे एक सवाल के जवाब में उसने हमें बताया कि उसके पास ऐशो आराम की ज़िंदगी बिताने लायक दौलत है, लेकिन उसे इस तरह हिप्पियों के तरीके से ज़िंदगी बिताना ज़्यादा पसंद है। उसने पूछने पर हमें ये भी बताया कि वो कोई 2 हफ्ते यहाँ हिप्पियों के पास ठहरने के इरादे से पहुँचा था, लेकिन जैसा कि मेरे सीनियर ऑफिसर्स ने कहा, हम फ़िलहाल हासिल सभी सूत्रों को खंगाल रहे हैं और सामने आए किसी भी सूत्र को या सबूत को केवल उसकी फेस वैल्यू के हिसाब से नहीं ले रहे हैं। पूरा महकमा इस वहशी कातिल की खोज में लगा हुआ है और हमें यकीन है जल्द ये शहर उसे उसके इस घिनौने अपराध की सज़ा भुगतते देखेगा। लेपेस्की ने अपना वक्तव्य पूरा किया और दोबारा पुलिस चीफ की ओर देखा। हम सभी पशुओं को चेक कर रहे हैं और चूंकि ये बहुत ही बड़ा, खूब व्यापक दायरे में किया जा रही छानबीन है तो इसमें वक्त लगना लाजमी है। वहाँ घटनास्थल में कोई 200 गज दूर एक कैबिन मौजूद है। क्या पुलिस के पास उससे संबंधित भी कोई जानकारी है? एक अन्य रिपोर्टर ने पूछा। हमने उस दिशा में काम किया है और हमारी तहकीकात बताती है कि वो कैबिन दरअसल मिस स्टर्नवुड के नाम है। लेपेस्की ने आके बोला। मिस स्टर्नवुड से पूछताछ करने मैं खुद गया था, जहाँ उन्होंने मेरे सामने इस बात पर हामी भरी थी कि वो उस रात घटनास्थल से कुछ दूर बने अपने केबिन में टीवी देख रही थी। उन्होंने ये भी कहा कि टीवी पर उस वक्त कोई गाने का प्रोग्राम चल रहा था और गहराई से जांच करने पर हमने पाया कि संबंधित समय पर किसी भी चैनल पर इस किस्म का कोई गाने बजाने का प्रोग्राम प्रसारित नहीं हुआ था। खैर, पहली निगाह में उनका बयान हमें संदिग्ध लग रहा है, लेकिन इस बाबत अभी कुछ कहना मुहाल है। साहिबान, टेलर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा,
मिस टर्नवुड इस शहर में एक खूब जाने पहचाने शख्स की बेटी हैं और पुलिस महकमा इस बात से प्रभावित हुए बिना अपनी छानबीन में जुटा है। लेकिन जब तक उनके खिलाफ कोई सबूत ना हो और अगर वो बेगुनाह हैं तो हम खुद नहीं चाहेंगे कि उनका नाम इस तरह किसी स्कैंडल में जुड़े। ये एक बेहद गंभीर संवेदनशील मुद्दा है और महकमा हमें इस तरह ट्रीट कर रहा है। यहाँ उपस्थित लोगों से गुजारिश है कि प्रेस इस मामले में अपनी महती जिम्मेदारी को समझे और खबर बनाते वक्त इसे सेंसेशनल बनाने से परहेज करें। सामने मौजूदा रिपोर्टर्स में खुसर-पुसर हुई। फिर एक रिपोर्टर उठा। बताया जाता है कि पुलिस को लाश की खबर किसी ने फ़ोन करके दी थी। उसके बारे में आपका क्या कहना है? इस दिशा में भी काम किया गया है, लेकिन बेहद अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि सिवाय इसके कि दूसरी ओर से खबर देने वाली फंसी सी आवाज़ में बोलती किसी भी उम्र की कोई मर्दाना आवाज़ थी। हम और कुछ नहीं जान पाए। कॉल को ट्रेस करने की कोशिश की गई थी, लेकिन कॉल पीरियड का वक्त इतना छोटा है कि किसी दूसरे सिरे पर ट्रेस करना नामुमकिन है। क्या खबर देने वाला खुद कातिल हो सकता है? हाँ, हम ऐसी किसी भी संभावना से नकार नहीं सकते। ऐसा बिल्कुल मुमकिन है कि पुलिस को खबरदार करने वाला शख्स आखिर में खुद ही कातिल निकल आए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में शांति छा गई। यहाँ मौजूद लोगों से शहर के पुलिस महकमे के चीफ होने के नाते मैं गुजारिश करता हूँ कि वो इस गंभीर घटनाक्रम पर अपनी जिम्मेदारी निभाए। कत्ल की ऐसी घटना यहाँ हमारे शहर में कोई रोज़मर्रा की आम बात नहीं है और ऊपर से ये तो किसी मैनियाक का काम लगता है। टेलर ने कहा, ऐसी वारदात का अंजाम देने वाला वो वहशी फ़िलहाल हमारी पकड़ से आज़ाद है, सो वो दोबारा भी कोई वारदात कर सकता है। हम अपनी ओर से जितना हो सके उतनी सावधानी बरत रहे हैं, लेकिन शहर के हर बाशिंदे को प्रोटेक्शन देने की ना तो हमारी कुव्वत है और ना सलाहियत। ऐसे में आज़ाद घूम रहा वो वहशी कातिल किसी और को भी अपना अगला शिकार बना सकता है। एक जिम्मेदार प्रेस से मेरा आह्वान है कि वो इस मामले की रिपोर्ट करते हुए इन सारे तथ्यों पर गौर करे और रिपोर्टिंग को सनसनीखेज बनाने की नीयत से बाज जाए। इस पूरे सिलसिले में हमारा महकमा दिन रात एक किए हुए है और हो सकता है कि प्रेस की किसी गैर जिम्मेदाराना हरकत से हम उस वहशी कातिल को पकड़ने के लक्ष्य से भटक कर कुछ और ही कामों में मशगूल होने को मजबूर हो जाएं। जाहिर है आप लोग ऐसा नहीं चाहेंगे, कोई भी ऐसा नहीं चाहेगा। इस पूरे केस को हमारा डिपार्टमेंट अपने लिए एक चैलेंज की तरह ले रहा है और हमें यकीन है हम उस वहशी कातिल को थामकर उसे उसके वाजिब अंजाम तक पहुंचाने में बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे और वो हमसे बहुत दूर नहीं है। उम्मीद है कि शहर के लोगों के प्रति आप लोग भी अपनी जिम्मेदारी को बखूबी समझेंगे और इस सिलसिले में हमारी मदद कर हमारे हाथ मजबूत करेंगे। टेलर के इस नोट के साथ ही वो प्रेस कॉन्फ्रेंस समाप्त हो गई। तभी एक अर्दरी ने आकर हैस के कानों में कुछ कहा तो हैस उठकर टेलर के पास पहुंचा। सर, टेलर ने कहा। उसने टेलर से कहा, अभी अभी खबर आई है कि समंदर किनारे छानबीन कर रहे हमारे आदमी के हाथ एक अजीब सा बटन मिला है जो किसी जैकेट से निकला लगता है। लाश वहाँ से कुछ ही दूर बरामद की गई थी और अब वहाँ नज़दीक से मिले इस बटन जो गोल्फ बॉल जैसा दिखता है के तौर पर हमें हमारा पहला मजबूत सबूत मिला है। बढ़िया, काम जारी रखो, मुझे नतीजे चाहिए, टेलर ने कहा। जिस वक्त लू बून कैटी वाइट के पास पहुंचा, वो मोटे अलाव पर सॉसेज बना रही थी। वह अक्सर अकेली काम पर लगी रहती थी और उसे इस बात का गर्व था कि भूख लगने पर वहाँ हर कोई उसी की पकाई सॉसेज खाता था। कॉलोनी के बाकी लोग या तो सारा वक्त वहीं समुद्र में तैरते हुए गुजार देते थे या फिर कोई काम धंधा होने पर 4 पैसे कमाने निकल जाते थे। लू बून एक सॉसेज लेकर वहीं उसी के पास बैठ के और बातें करने लगा। कैटी की नज़रों में लू कोई सुपरमैन सरीखा मर्द था जिसकी दाढ़ी, मांसपेशियां और हरी चप्पल आंखों पर वो फिदा थी। उसके हिसाब से लू में वो सब कुछ था जो किसी लड़की के दिल में हलचल मचा दे। ऐसी कारआमद काबिलियत वाले लू का पिता ह्यूस्टन शहर में रहता था और अपने जज के ओहदे के बावजूद एक सज्जन साधु स्वभाव वाला व्यक्ति था। ऐसे में जब उसे अपनी इकलौती और बेहद अजीज़ औलाद की कई प्रतिभाओं के बारे में मालूमात हुई तो उसका दिल ही बैठ गया। अपने रुतबे की रूह में उसे अपनी औलाद से ऊंची मुरादें थीं जिनका पूरा होना अब लगभग नामुमकिन सा ही था, लेकिन फिर भी अपनी आखिरी कोशिशों के तौर पर बाप ने अपनी औलाद, बिगड़ती औलाद पर काबू पाने की कई मुख्तलिफ कोशिशें की जो आखिरकार तक नाकाम ही रही। लू ने अपने पिता की इन तमाम कोशिशों को अपनी निजी ज़िंदगी में दखलंदाजी माना और एक दिन उठकर एलानिया अपने बाप के घर से निकल आया।
ऐसा घर जिसमें वो पैदा तो हुआ था, जिसमें उसकी परवरिश तो हुई थी, लेकिन जिसके मालिकान खुद उसके माँ बाप उसकी निगाह में दरअसल इस फानी दुनिया में सबसे बेकार, बेहुदा और बेवकूफ़ों में से एक थे। लू ने अपनी कानूनी पढ़ाई के बीच में ही तिलांजलि दे दी और यूं इस तरह केवल 17 साल की नादान उम्र से ही खुद को बालिग बनाने तुल गया। आज उसकी उम्र 23 साल हो चुकी थी और घर छोड़े उसे 6 साल हो गए थे। इन 6 सालों में उसने होटलों में प्लेटें धोने से लेकर गैराज में तमाम तरह के काम किए थे, लेकिन इन तमाम छोटी मोटी मजदूरियां करके भी वो खुश था। इन्हीं की बदौलत वो अपने घर के उस दम घोटू माहौल से दूर था। लेकिन पिछले 6 साल की ज़िंदगी के उस तजुर्बे ने उसकी सोच को बदल कर रख दिया था और आज उसकी ज़िंदगी का यही फ़लसफ़ा था कि इस दुनिया में दौलत ही वो शय थी जिसकी हर कोई हर वक्त इज्जत करता था। दौलत है तो इंसान की अहमियत है, वरना क्या बंदा और क्या बंदे की जात। सब सिफर था, शून्य था, नाकाबिले ज़िक्र था। आज वो खुद के दौलतमंद होने के ख्वाब देखता था और अपने इसी ख्वाब को पूरा होता देखने के लिए वो कुछ भी करने को तैयार था, बाखुशी तैयार था। आखिरकार तो वो समझ चुका था कि अपनी मौजूदा ज़िंदगी को वो जिस ढर्रे पर चला रहा था उस हिसाब से अपनी इस सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक की मजदूरी करके तो वो दौलत कमाने से रहा। वो 3 दिन पहले यहाँ पहुँचा था और यहाँ पहुँचते ही उसे एहसास हो गया था कि उसके पास एक बर्गर खरीदने लायक चंद सिक्के तक नहीं थे। भूख ने उसकी भला बुरा सोच की ताकत छीन ली थी और अपने इसी फ़कीराना हालत में उसने अपना अगला कदम उठाया। बेमतलब इधर उधर घूमते हुए उसकी निगाह एक बूढ़ी औरत पर पड़ी जो पार्क पर बेंच पे बैठी ऊँघ रही थी और उसका पर्स, मगरमच्छ की बेहद कीमती खाल से बना पर्स, वहीं बेंच पर उसके बगल में रखा था। लू ने इधर उधर देखा और पर्स उठाकर झाड़ियों में भाग निकला। पर्स में $400 की रकम थी और यही उसकी मौजूदा दुश्वारियों को निपटाने के लिए काफ़ी थी। अगर आपने भरपेट खाना खा लिया है तो यकीन जानिए इस फ़ानी दुनिया की सबसे विकट कठिनाइयों पर आपने फौरी तौर पर फतह हासिल कर ली है। तो यूँ अब उसके अगले कुछ दिन आराम से गुजर सकते थे, गुजर रहे थे। दूसरी ओर कैटी, जो पिछले 2 साल से यहाँ इस बस्ती में रह रही थी, अब यहाँ रहने वाले लोगों और उन लोगों के रहन सहन के बारे में थोड़ा बहुत जानने लगी थी। कैटी से बातें करते करते लू ने इस बात का पता लगा लिया था कि कॉरिन शहर के एक जानी मानी हस्ती की बेटी थी और उसका कैबिन वहीं उस मौका वारदात से कुछ ही दूर था जहाँ से लाश बरामद की गई थी। कॉरिन एक अच्छी लड़की है, केटी ने लू से कहा। वो अक्सर यहाँ आती रहती है, लेकिन अपने दौलतमंद बाप के रसूख का दिखावा तक नहीं करती। उल्टा वो जब भी यहाँ होती है हमेशा हम ही लोगों जैसी बनी रहती है। लू ने कहा। यहाँ किसी से उसकी कोई ख़ास दोस्ती है? हाँ है ना, वो चेट के साथ उसकी बड़ी नज़दीकी दोस्ती है। लू फौरन सतर्क हुआ। अगर वो इतने ही पैसे वाले की औलाद है तो इस मामूली कैबिन में क्यों रहती है? अरे वो जगह तो उसकी लव नेस्ट है ना। जब कभी उसे अपने बाप की निगाहों में आए बगैर मौज मस्ती करनी होती है तो यहाँ आ धमकती है। उसके झक्की बाप को उसके इस ठिकाने के बारे में पता नहीं, वरना उसे अगर ज़रा भी शक पड़ गया ना तो हाय तौबा करे बिना कहाँ मानेगा। लड़की को अपने बाप की उसकी उस हाय तौबा की इतनी फिक्र है? यकीनन, और हो भी क्यों ना। एक बार उसने मुझसे कहा था अगर उसने उसी बाप के सदके उसे अपनी ज़िंदगियों में हर ऐशो आराम हासिल है, लेकिन फिर अगर उसका बाप को उसकी इन अय्याशियों की खबर लग गई तो वो उसे धेला नहीं देने वाला। हालांकि कॉरिन खुद बड़ी मेहनती है, काबिल है, नौकरी करती है, लेकिन अपनी इस इनकम में उसे ऐसे मौज मेले की खर्चे कहाँ पूरे हो सकते हैं। अच्छा, तो कहाँ है उसका ऑफिस? उसके बाप ने अभी हाल ही में सीकॉम में एक ब्रांच खोली है और कॉरिन सुबह 9 से शाम 5 बजे वहीं काम करती है। क्या वो वहाँ की इंचार्ज है? इंचार्ज तो कैन ब्रेंडन है। केट ने गहरी सांस ली और कहा, और वो हाँ बेहद खूबसूरत व्यक्तित्व का मालिक है। क्या मतलब? मतलब वो बेहद अट्रैक्टिव है। मुझे तो वो ग्रेग की पैक की जवानी के दिनों की याद दिलाता है। एक बार उसने मुझे अपनी कार से शहर तक लिफ्ट दी थी। कैटी ने आंखें बंद की और एक आह भरते हुए कहा, और तब से वो मुझे इस कदर भाग गया है। लू के दिमाग में फ़ौरन उस आदमी की तस्वीर उभरी जिसे उसने उस रात कॉरिन के साथ देखा था। ऊंचा कद, गहरा रंग,
कॉरिन जैसी हाहाकारी लड़की के साथ सारा दिन काम करने वाला उस आदमी का यूं उसके साथ मौज मस्ती के इरादे से वहाँ उस रात उस कैबिन में आना एक मामूली बात थी। ओह, प्रत्यक्षता लू ने कैटी से कहा, लगता है उसने तुम्हें कोई खास तवज्जो नहीं दी। मुझे अनदेखा सा कर दिया था। क्या वो शादीशुदा है? हाँ, उसकी एक खूबसूरत स्मार्ट बीवी है जो डॉक्टर हेंस के यहाँ उसकी सेक्रेटरी के तौर पर काम करती है। ब्रैंडन की अपनी पत्नी से पढ़ती भी है या नहीं? क्यों नहीं, खूब पढ़ती है, बिल्कुल पढ़ती है। और वैसे भी कोई भी समझदार लड़की ब्रैंडन जैसे मर्द से बिगाड़ना क्यों चाहेगी? नहीं चाहेगी ना। लू ने महसूस किया कि वो इस मसले पर पहले ही काफ़ी सवाल कर चुका था, सो अब उसने बात बदलते हुए कहा, तुम यहाँ इधर इस बस्ती में कब तक रहने वाली हो? मैंने कहाँ जाना है, मैं यहीं रहूँगी, और वैसे भी मैं और जाऊँगी भी कहाँ। जब तक यहाँ मेरी ज़रूरत बनी रहेगी मैं इधर इसी बस्ती में बनी रहूँगी। तुम्हारी ज़रूरत यहाँ हमेशा रहेगी, लू ने उसके मोटे हाथों को थपथपाते हुए कहा। तुम्हारे इन हाथों में कमाल की कारीगरी है, और यकीन जानो तुम्हारे हाथों के बने इन सॉसेस की वजह से तुम यहाँ हमेशा के लिए रह सकती हो। शुक्रिया लू। चलो मैं चलता हूँ, मैं यूं ही थोड़ा आसपास घूमूंगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, फिर मिलते हैं। बिल्कुल। लू केबिन की ओर बढ़ गया और पीछे केटी उसे जाते हुए देखती रही। लू अपने केबिन में पहुंचा और टेलीफोन डायरेक्टरी लेकर वहीं अपने बिस्तर पर पसर गया। बड़े सब्र से उसने डायरेक्टरी के पन्ने पलटते हुए केन ब्रैंडन के घर का पता ढूंढा, लोटस स्ट्रीट। उसने कागज़ के पुर्जे पर उस पते को नोट किया, अपनी बची कुछ ही जमा पूंजी संभाली, जो कुल मिलाकर $350 थे, और एक सिगरेट सुलगाकर बैठ गया। अगर उसने होशियारी से काम लिया तो ये मौका उसे दौलत का मुंह दिखा सकता था, और वो तगड़ा हाथ मार सकता था जो उसके दौलतमंद होने के ख्वाब को पूरा कर सके। लेकिन कैसे कैसे वो इस सारे मामले को हैंडल करे कि सारे पत्ते उसके हक में गिरे? वो सोच में पड़ गया। सबसे पहले उसे कुछ जानकारियां इकट्ठी कर लेनी चाहिए थी। उसे ब्रैंडन की माली हैसियत की तस्दीक करनी चाहिए थी, क्योंकि इस किस्से की दूसरी किरदार कॉरिन का बूढ़ा बाप तो तस्दीकी पैसे वाली पार्टी थी। कैटी ने उसे बताया था कि ब्रैंडन की अपनी बीवी के साथ बढ़िया निपटी थी, लेकिन फिर उस रात उसका कॉरिन के साथ यूं देर रात तक उसके लव नेस्ट में आना शायद उसकी पहली गलती थी, और ये जानकारी ब्रैंडन से पैसा निकलवा सकती थी। क्या बढ़िया मौका था। अगर उसने चालाकी से इस पूरे मामले को हैंडल किया तो उसके हाथ शायद $10,000 जैसी बड़ी रकम लग जाए। बढ़िया बढ़िया, लू मुस्कुरा उठा। माले मुफ्त के इस ख्याल से उसमें एक नया जोश भर दिया था। लेकिन क्या इतना ये आसान था भी? उसने लॉ स्कूल में पढ़ाई की थी, और वो जानता था, बखूबी समझता था कि उसकी ब्रांडिंग से इस तरह ज़बरदस्ती पैसा हासिल करने की कोई भी कोशिश एक संगीन जुर्म थी। वो सोच में पड़ गया। वो पहले ही एक चोरी कर चुका था जिसमें इत्तेफाकन वो पकड़ा भी नहीं गया था, लेकिन इस बार मामला बहुत ज़्यादा बड़ा और गंभीर था। ये चोरी का नहीं बल्कि जबरन रकम ऐंठने की कोशिश थी, ब्लैकमेलिंग थी। अगर वो पकड़ा गया तो खैर नहीं, लेकिन अगर वो कामयाब रहा तो $10,000 की बड़ी रकम उसकी जेब में होगी और दुनिया मुट्ठी में। बढ़िया। लू ने फैसला किया कि फ़िलहाल वो अपने इस प्लान पर आगे बढ़ेगा, और आगे की आगे देखेंगे की तर्ज पर बाद में कोई पक्का फैसला लेगा। वो उठ खड़ा हुआ। उसने अपने चेहरे की बेतरतीब दाढ़ी को छाटा और नहा धोकर शीशे के सामने पहुंचा। उसे देखकर राहत महसूस हुई कि अपनी इस मौजूदा शक्ल में वो अनायास ही किसी पुलिस वाले के ध्यान आकर्षण की वजह नहीं बनने वाला था। उसने एक सफ़ेद कमीज़ और पतलून पहनी और खुद को दोबारा शीशे में निहारा। अक्स में उसे करीब करीब एक इज्जतदार आदमी की झलक मिली। संतुष्ट होकर वो कैबिन से बाहर निकल आया और हाईवे पर पहुंचा, जहां सिटी सीकॉम जाती बस में सवार होकर वो शहर में आ गया। कुछ देर वो यूं ही सीकॉम शहर की भीड़ भाड़ वाले इलाकों में घूमता रहा, और फिर एक ऐसी दुकान पे पहुंचा जहां से उसे कोई पुरानी कार खरीद सकने की उम्मीद थी। अगले 2 घंटे बाद वो एक पुरानी खटारा वॉक्सवैगन ड्राइव कर रहा था, जिसे उसने $155 में ख़रीदा था, और जिसकी बाबत वो गैराज में अपने तजुर्बे के दम पर कह सकता था कि कम से कम 500 मील का सफ़र वो उस पर आसानी से पूरा कर सकता था। उसी कार डीलर से उसने पैराडाइज